सो टॉपिक क्या अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सपोज दिस इज एनी पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है बेसिकली, हम मान रहे हैं ना, बॉल है, साइज है काफी अच्छा खासा। सो सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे कितनी पोटेंशियल होगी, या यहाँ पे कितनी होगी, या यहाँ पे कितनी होगी, या इधर पे कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जैसे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे कितनी होगी किसी पॉइंट चार्ज के कारण। कैसे कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसके आया कैसे ये फार्मूला वो हम लोग देखेंगे। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल वीपी है और ये फार्मूला आएगा बेटा वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, नॉट आर स्क्वायर, इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये फार्मूला कैसे आया, और इसमें रेफरेंस पॉइंट कहां पे माना गया है, बाय टेकिंग रेफरेंस पॉइंट इस फार्मूले में, बाय टेकिंग रेफरेंस पॉइंट एट infinity where we assume इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफाइनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो एज्यूम किया गया है। तो रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे जहां पे हमने पोटेंशियल को कितना एज्यूम कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया। तो ये फार्मूला आया कैसे, इस फार्मूले का डेरिवेशन, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स टू हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, वी आर मतलब पी पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल आप पी पॉइंट पे देख रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो आप, इंफिनिटी से आ रहे हो, वी इंफिनिटी टू आर एंड दिस इज ई डॉट डी आर। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को, इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर को, तो जो रिजल्ट बचेगा ये किसके इक्वल बचेगा बेटा, यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दिस रिजल्ट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय आर। सो इट इज Vp माइनस V इंफिनिटी। तो अब हम क्या कर लें, अगर इनफाइनाइट लोकेशन पे पोटेंशियल को जीरो ट्रीट कर लें, एज्यूम कर लें, सो इफ we assume V infinity is equals to 0 and Vp is equals to simple V, then the formula will be V is equals to KQ divided by R. ये एक तरीका हो गया यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या बेसिक डेफिनेशन से। तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितनी है, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी, तो ये फार्मूला है। आप अब इस झमेले पे नहीं फंसोगे, इस तरह के कैलकुलेशन वाले जो झमेले हैं, पॉइंट चार्ज के कारण डायरेक्ट आपको अब ये लिखना है पोटेंशियल का फार्मूला। जैसे फील्ड के लिए आप लोग लिख रहे थे, वैसे ये पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल में के क्यू बाई आर है, जबकि फील्ड में के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू पोटेंशियल के लिए विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना, मैं न्यूमेरिकल लूंगा ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक कोई डाउट है इस डिस्कशन पे, हेलो, कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। ये इसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है अभी ये सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, कि बताऊं सॉल्व करके उसको, हेलो, सॉल्व करके बताना है क्या? सर अगर ओ जो है वो टेस्ट चार्ज रहता तो? वो टेस्ट चार्ज थोड़ी रहता है, ये तो सोर्स चार्ज है। एक और तरीका होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं अपन ये फार्मूला, वो भी बता दे रहा हूँ। और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। मैं चलो ठीक है, इंटीग्रेशन भी बता देता हूँ, बट मैं इसके लिए हम अलग पेज पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, हेलो, ले लिए क्या? यस सर। एक तरीका ये हो गया यहाँ पर कि आप
एक टेस्ट चार्ज रख दो और उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। दिस इज पेज नंबर 2। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ पे आपने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, इट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय R बाय टेकिंग इंफिनिटी एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की ये पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर है। एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज किसके बराबर बनता है ये, सिंस Vp इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फार्मूला किसमें रिड्यूस हो गया, ये आ गया फार्मूला, समझ गए। हेलो, यहां पे टेस्ट चार्ज रख के देख लो, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी टेस्ट चार्ज की यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज आल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये जो फार्मूला आप इससे भी निकाल सकते हो भाई, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से आएगा, ठीक है। तो Vp इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R। एक और बात देखा, इंटीग्रेशन वाली मेथड से भी करके बता देता हूं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q और ये इनफाइनाइट लोकेशन है, ये कोई पॉइंट B है जिसका डिस्टेंस R है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे रहेगी, इस साइड पे रहेगी, ठीक है। आप आ किधर रहे हो, इस साइड पे आ रहे हो, इंफिनिटी से आपको इधर लाना है, ये dx विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे डेल्टा V लिखोगे, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R E डॉट dr या E डॉट dx आप लिख सकते हो इसको, माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dx। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू R, और ये बन जाएगा E का मैग्नीट्यूड dx का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम इंफिनिटी टू R E मतलब KQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और dx बेटा माइनस dx लेना यहाँ पे, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है ना। x अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे माइनस का साइन आएगा, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, एंगल भी 180 डिग्री का है। तो इट इज नाउ cos 180, तो cos 180 होता माइनस और ये, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस रहेगा, एंड KQ बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R 1 अपॉन x स्क्वायर dx। और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे पूरा फाइनली, तो फिर ये आंसर बचेगा KQ डिवाइडेड बाय R। तो इंटीग्रेशन मेथड से भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखो, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का ये फार्मूला है। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट अभी? ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए डेरिवेशन भी देख लो कि किस तरह से किए। बट डेरिवेशन में भी ये ऐसा नहीं कि 5 मार्क का क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है हार्डली। तो आपको ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इतना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा तोड़ेंगे, क्योंकि आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, आप फिजिक्स कर रहे हो। तो ये यहाँ पर का जो सॉल्यूशन है पूरा कि भाई पूरा डिटेल में सॉल्यूशन, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अप्रोच क्या लिखे आपने वो इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया बात? हेलो सर, अगर माइनस dx नहीं लेना, अगर तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मतलब चार्ज को r डिस्टेंस से इंफिनिटी पे ले जाए। अगर यहाँ पे माइनस dx क्यों लिए, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है। अगर आप r से इंफिनिटी की तरफ जाते तो फिर माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं थी, और एंगल भी फिर कितने डिग्री का बन जाता वहां पे, 0 डिग्री का, है ना। हेलो, हाँ सर। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में फर्क पड़ता है उससे। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है
फाइनल पोटेंशियल वो कहां पर की, P की, और इनिशियल पोटेंशियल कहां पर की है, इंफिनिटी की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, वो भी बता रहा हूँ, जो तुम पूछ रहे हो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। सम टाइम यहाँ पर भी ये गड़बड़ नहीं करना। आप अगर इंफिनिटी से इधर आ रहे हैं तो फिर वो dx के साथ में माइनस साइन लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप इधर से चल जाओ, r से इंफिनिटी की तरफ चलो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है q, ये पॉइंट p, डिस्टेंस r, ये अप टू इंफिनिटी तक जाना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देख रहे हो तो ये इस साइड पे है, ये वाला डिस्टेंस सपोज यहाँ तक का x हो गया, और अगर आप इसी डायरेक्शन पे जाते हो dx, तो dx यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। और एंगल भी कितने डिग्री का है यहाँ पे, फिर 0 डिग्री का एंगल। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, डेल्टा v इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी, तो r से अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो तो e डॉट dr from r to infinity, it is magnitude of e, magnitude of dx into cos 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम r to infinity मतलब k q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये dx आप प्लस में लेना, और cos 0 की वैल्यू प्लस बनानी। लेकिन यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल इंफिनिटी वाली रहेगी और इनिशियल पोटेंशियल कौन से वाले पॉइंट की रहेगी, p पॉइंट की इनिशियल पोटेंशियल रहेगी। तो दोनों में भी ये फर्क है ना, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अब इसको जब आप सॉल्व करोगे इस इंटीग्रेशन को, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को, तो इसका आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर बचेगा, एंड इट इज v इंफिनिटी माइनस vp। इसको रीअरेंज कर देना तो vp माइनस v इंफिनिटी अगेन इट इज k क्यू डिवाइडेड बाय r। तो जैसा यहाँ पे आंसर आया वही यहाँ पे भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। तो आप कैसे जा रहे हैं, आप r से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्लस dx लेना। आप इंफिनिटी से r की तरफ आ रहे हैं तो आप डिस्टेंस कम ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस dx लेना। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट इस पे? लो सर। अच्छा, अगर ये मान लो नेगेटिव चार्ज हो जाता तो फिर यहाँ पे क्या, कहाँ पे चेंज करना पड़ता? अगर ये नेगेटिव चार्ज होता और आप r से इंफिनिटी की तरफ ही जा रहे होते तो कहाँ पे चेंज होता इसमें, एंगल पे। cos 0 की जगह क्या होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती तो cos 0 की जगह पे क्या आ जाता, cos 180। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? और ऐसे यहाँ पे अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता और आप इंफिनिटी से r की तरफ आ रहे होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता। तो यहाँ पे एंगल जो 180 डिग्री का लिखे हो आपने, वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। समझ गए ना? तो ये देख के करना है। क्लियर हो गई बात बेटा? हेलो, यस सर। डेरिवेशन समझ गए इसका? तो इंटीग्रेशन से ये कैसे आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे, बट आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और हमने सीखा हुआ है कि भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? अब अभी देखो, अभी किसी के मन में चल रहा होगा यार ये कैसे आ गया आंसर। देखो अभी कैसे आ गया ये आंसर, माइनस इंफिनिटी टू r, इट इज vp माइनस v इंफिनिटी, इंफिनिटी टू r। फाइनली मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, k क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx और विथ नेगेटिव साइन इनटू cos 180 होता माइनस 1।
माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस, इट इज के क्यूब इंफिनिटी टू आर, इट इज एक्स की पावर माइनस 2 dx माइनस के क्यूब एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू आर माइनस के क्यूब, ये बचेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, है ना, यहाँ पे माइनस 1 और ये माइनस 1 तो नीचे आके 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी टू आर, लिमिट पुट कर देना, तो इट इज माइनस 1 बाई आर माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, देख सकते हो कितना आ गया, 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0, सॉल्व करने पे कितना बच रहा है, सॉल्व करने पे बच रहा माइनस के क्यूब और माइनस 1 बाई आर एंड द फाइनल आंसर इज के क्यूब डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अब नहीं तो पेट में दर्द होते रहता है कि यार ये कहाँ से लिख दिए सर ने, कैसा लिख दिए, तो वो दर्द नहीं होगा पेट में अभी, है ना, लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो बस। समझ गए? बट Yes, sir. बोर्ड, हाँ बट बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए ना ये कोई काम का नहीं, इसमें कोई मार्क नहीं होते बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, बोर्ड एग्जाम में इसके कोई मार्क नहीं है, आप सीधा बस इतना लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, बता दे रहा हूँ ना, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 12th में ये सीबीएसई में है और स्टेट बोर्ड में ये 11th में था, तो स्टेट बोर्ड वालों को तो टेंशन ही नहीं है, वो तो गॉस थ्योरम से पढ़ेंगे, अभी तो ये इधर का चल रहा है, तो सीबीएसई में डेरिवेशन आता, तो डेरिवेशन में ये इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब इसमें कोई मार्क नहीं होते, ठीक है, अप्रोच पे मार्क होते हैं, आपने कैसे चीजों को इनिशियलाइज किया है, कैसे आप उसको लिख रहे हो, डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो, उस पे मार्क होते हैं बोर्ड पे, ये मैथमेटिक्स पे मार्क नहीं है, ये मैथ्स में होते हैं, फिर स्टेप देखी जाती है, फिजिक्स में ये जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इसमें स्टेप नहीं देखी जाती, ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो No, सर। sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 3 है कि 4 है ये? 3. 3, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Yes, sir. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाल लिया, now this is पेज नंबर 4, देखो अब क्वेश्चन से और समझ लेते हैं, सपोज देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे बेटा हमें बताना है कि पोटेंशियल कितनी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, अब न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो गया ये, तो इससे आपको और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, यहाँ कुछ वेक्टर वेक्टर बनाना पड़ेगा क्या पोटेंशियल के लिए, कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, पोटेंशियल में डायरेक्शन बनाना पड़ेगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं बनाओगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं बनाओगे, पोटेंशियल इज अ स्केलर, सीधे सीधे रखना है, सीधे सीधे वैल्यू रखना है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फार्मूला रहेगा KQ डिवाइडेड बाय R, और अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और चार्ज की वैल्यू है 20 into 10 to the power -6 कूलम होल डिवाइडेड बाय, अब कितना आ गया यहाँ पे, फिर डिस्टेंस कितना लोगे, इट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, मैं पूरा डेटा इसलिए ले रहा हूँ अभी कि आपको ये पूरा बताएं कि यूनिट किस तरह से आती है, कूलम से एक कूलम कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बराबर है, तो क्या क्या बच रहा है अभी देखो, ये 0 से एक 0 और कट गया, तो ओवरऑल द आंसर इज,
9 into 20 into 10 into 10 to the power plus 9 and minus 6 plus 3 न्यूटन मीटर पर कूलम। डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 18 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर जूल जूल पर कूलम। इट इज 18 into 10 to the power 5 वोल्ट, क्योंकि जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है? वोल्ट के इक्वल होता है। समझ गए ना? सर हाँ बोलो। सर वो नीचे में 100 था तो वो 10 ऊपर बचेगा, वो नीचे बचा हाँ डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर जाएगा ना। हाँ तो वही तो लिखा मैंने, देख ये 9 और ये 20 और ये 10 ऊपर आ गया, इसलिए 10 लिखा ना एक बार। ओके सर। ओके, और प्लस 9 और माइनस 6 होके कितना बच रहा है सॉल्व होने पे? ये प्लस 9 है और ये माइनस 6, तो प्लस 3 बचा, बराबर है। यस सर। ओके, अगर मान लो हमें फील्ड निकालनी होती है, तो हमने पोटेंशियल निकाले यहाँ पे, अगर फील्ड निकालनी होती तो क्या करते बेटा? अगर फील्ड निकालनी होती पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता? सिंपल हम ईपी लिख रहे हैं, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ मॉड लेना, जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो चार्ज में मॉड लेना, लेकिन पोटेंशियल में आप मैग्नीट्यूड भी लिख रहे हो। पोटेंशियल में एक तो मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा क्योंकि स्केलर है, और स्केलर है तो उसमें प्लस और माइनस दोनों का काम आता है। फील्ड वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है और डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, ठीक है? इसलिए हम अगर यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे चार्ज में मॉड लगाया हुआ है, ठीक है? तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इट इज, अच्छा यहाँ पे मैं के की वैल्यू इतनी ले रहा हूं क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि यहाँ पे मीडियम कौन सा है, और अगर कुछ बोला नहीं है कि मीडियम कौन सा है तो फिर कौन सा मीडियम मान लेते हैं हम लोग? उसको एयर मीडियम मान लेते हैं। तो इट इज 9 into 10 to the power 9। सारे डेटा हम लोग ऐसा ही सिस्टम पे ले रहे हैं, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड इट इज 20 into 10 to the power minus 6 कूलम होल डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मीटर का होल स्क्वायर। एंड अब इसको सॉल्व कर लोगे, एक जीरो ये कट जाएगा, 9 into 20 into 10 into 10 दो बार into 10 to the power, यहाँ पे बचेगा प्लस 3, एंड एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा और मीटर स्क्वायर पूरा कट गया, तो इट इज न्यूटन पर कूलम। एंड ओवरऑल इट इज 18 into 10 to the power, अगर देखोगे तो ये कितना आ गया यहाँ पे? इट इज 6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती वोल्ट पर मीटर, याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, वोल्ट पर मीटर। तो आइदर इट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये भी इसकी यूनिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है। समझ गए? पोटेंशियल समझ गए, फील्ड समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। अगर सर, मान लो, हाँ अगर मान लो मैं यहाँ पे ना, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेज नंबर बदल देता हूँ, इट इज पेज नंबर 5, और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जगह में मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा यहाँ पे बताओ जरा, कितनी रहेगी पोटेंशियल? साइन लगेगा, क्या बेटा? नेगेटिव साइन लगेगा बस। हाँ, कहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा? फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर में यहाँ पे -20 लेके करना पड़ेगा बात को, ये ठीक है? यहाँ पे आपको क्या लेना है? इट इज -20, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो जो पोटेंशियल आ रही है अब आपकी, दैट इज इक्वल्स टू -18 into 10 to the power 5 वोल्ट। नेगेटिव हो गई पोटेंशियल, मतलब जीरो से नीचे चलेगा, और प्लस चार्ज था तो जीरो से उतनी ऊपर थी। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे ये कोई फ्लैट सरफेस है, ये रेफरेंस है, ये जीरो मान लिया हमने, तो प्लस पोटेंशियल मतलब इससे ऊपर उठी हुई, और माइनस पोटेंशियल मतलब नीचे गड्ढा पे जाना। तो ये अगर रेफरेंस है, ये जीरो है, तो प्लस पोटेंशियल मतलब यहाँ से ऊपर उठा हुआ, और माइनस पोटेंशियल मतलब यहाँ से नीचे। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ यस सर। हाँ,
प्लस पोटेंशियल मतलब ऊपर उठी हुई और माइनस पोटेंशियल मतलब ठीक है, प्लस पोटेंशियल मतलब ऊपर उठी हुई, यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ से ऊपर प्लस, यहाँ से नीचे माइनस, ये मतलब आप इस तरह से समझ लो। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे। अच्छा, इस पे कोई फर्क है क्या? फील्ड पे, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क है क्या यहाँ पे? नो सर। हाँ, नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि प्लस था तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस साइड पे रहता, और अगर माइनस है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर पे है। माइनस है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस साइड पे, और अगर ये प्लस चार्ज रहता तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड चार्ज के बाहर की तरफ जाने वाली होती। ठीक है ना? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। क्लियर हो गया ये कि डाउट है कुछ? क्लियर? सर हाँ सर, सिंगल पार्टिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? हाँ, सिंगल पार्टिकल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन ये तभी होगी जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हो। अगर अकेला स्पेस पे रखा है इसके आसपास और कहीं की कोई फील्ड नहीं है तो फिर नहीं है इसकी। समझ गए? ओके सर, मतलब जब किसी और की फील्ड में रखा तभी होगा ना? हाँ, जब एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तभी होगा, और एक्सटर्नल फील्ड क्योंकि किसी ना किसी सोर्स के कारण जनरेट हुई है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बना है वहां पे, लेकिन हमें सोर्स नहीं पता तो उसको लिखने का तरीका हमने ये लिख दिया। जैसे ये बॉल है, अभी इसकी पोटेंशियल अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ के कारण, हाँ अर्थ की ग्रेविटी के कारण, है ना? आप क्या लिखते हो? अगर ये रेफरेंस आपने ले लिया तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल देते हो? प्लस mgh, बराबर है। और यहाँ से अगर नीचे चले गए तो माइनस mgh, अगर ये रेफरेंस है तो। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये लेकिन किसके कारण? ये अर्थ के कारण है। फील्ड किसकी? यहाँ पे अर्थ की फील्ड है। लेकिन अगर इसी बॉल को मैं एक ऐसी जगह पे ले जा लूं, स्पेस पे ले जा लूं जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जीरो। समझ गए? तो बिल्कुल वैसे ही चार्ज के लिए है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम के लिए होता है, या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है। ठीक है ना? तो सर मतलब यहाँ पे जैसे मतलब एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल हो सकता है जबकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब भी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे स्पेस में से कोई चार्ज इधर आ गया, तो अब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। या मान लो इस चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया एक और, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी फील्ड के कारण रहेगी। ठीक है? यस सर। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर, तो सर मतलब अपन इसलिए टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, ताकि फील्ड अफेक्ट ना हो। हाँ, इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज की कॉन्सेप्ट लेते हैं, ताकि जो सोर्स होता है उसकी फील्ड अफेक्ट ना हो। ठीक है? ओके सर। ओके, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? डन सर। जैसे मान लो ये सब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले लिया, क्यू नॉट चार्ज ले लिया। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़े हो ना आप लोगों ने? क्या पढ़े हो फार्मूला? इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़े हो ना? बताओ जल्दी से, क्या पढ़े हो? इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़े हो? पेज नंबर 6 आएगा शायद। इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो आप? आइदर U इज इक्वल्स टू K Q नॉट डिवाइडेड बाय R, लिखते हो कि नहीं? है ना? Yes, sir. और अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये जो चार्ज रखा Q नॉट, ये किसकी फील्ड पे रखा है? ये इसकी फील्ड पे रखा है। तो आपके पास एक और तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट in the field of स्मॉल q की फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिख दोगे? एक और फार्मूला हो जाएगा, इट इज Q नॉट इंटू Vp। Vp क्या है? किसकी पोटेंशियल है? इस Q की पोटेंशियल है P पॉइंट पे।
समझ गए ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू नॉट इन द फील्ड ऑफ क्यू एट पॉइंट पी, ये इस तरह से आ जाएगा, एंड इट इज क्यू नॉट। और अभी हमने ऑलरेडी ये बता दिया कि भाई इट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, एंड व्हाट इज वीपी हियर? वीपी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्यू एट पी। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पूरा। तो या तो आप कॉन्फ़िगरेशन मेथड से लिख लो, और कॉन्फ़िगरेशन मेथड से नहीं लिख रहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ गए? ऐसा हाँ सर। तो सर मतलब अगर अपन ये बोलते कि पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो गलत होगा ना? क्या क्या क्या? पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोलना गलत होगा ना? नहीं, सही है ना, वो भी तो वही है ना, पोटेंशियल पर- एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज आल्सो पोटेंशियल। बट पर यूनिट टेस्ट चार्ज होना चाहिए ना? हाँ, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ज्यादा सही होता है, लेकिन पर यूनिट चार्ज भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप यूनिट मैग्नीट्यूड की चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है? बट सर मतलब 1 कूलम तो बहुत होता है ना? हाँ, बहुत होता है, इसलिए तो पर यूनिट चार्ज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पे। तो यूनिट पॉजिटिव मतलब ये डिफाइन नहीं है ना कि यूनिट पॉजिटिव कितना बड़ा लेना है। हमको इतना बड़ा लेना चाहिए यूनिट पॉजिटिव कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना करे, मोटिव ये रहता है, ठीक है? टेस्ट बस करें, जैसे अर्थ की ग्रेविटी को यहाँ पे टेस्ट करना आपको, तो आप 1 kg भी ले सकते हो, 2 kg भी ले सकते हो, 10 kg भी ले सकते हो। क्या 10 to the power 25 kg ले सकते हो क्या टेस्ट करने के लिए? सर हाँ, है ना? तो इट मे बी 1 kg, इट मे बी 2 kg, इट मे बी 10 kg, इट मे बी 100 kg। क्या 100 kg से आप अर्थ की ग्रेविटी को टेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो यहाँ पे, है ना? आप बिल्डिंग की छत में खड़े होके 100 क्विंटल बोल रहा हूँ, 1 क्विंटल का आप कोई ऑब्जेक्ट है और 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों पे तो ग्रेविटी सेम ही लगेगी। और अगर फोर्स आप निकाल रहे हैं दोनों पे किसी तरह से, तो पर यूनिट मास कर रहे हैं, मतलब आप जब 100 kg वाला मास है तो उसको 100 kg से डिवाइड करोगे, और 1 kg वाला मास है तो उसके फोर्स में आप 1 kg से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ऋषभ? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये कुछ फिक्स क्वांटिटी नहीं है। हाँ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना करे, या सोर्स चार्ज की पोटेंशियल को भी अफेक्ट ना करे। ओके? यस सर। कोई डाउट यहां तक? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? अब आते हैं हम लोग इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पेज नंबर 7। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कितनी बार बार यूज हो रहा है, ये भी है ना? फील्ड के लिए भी लगाए हमने, फोर्स के लिए भी लगाए, और पोटेंशियल के लिए भी लिख रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, ठीक है? यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज है Q3। इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो। सपोज इट इज 20 माइक्रोकूलम, it is 10 microcoulomb, it is -4 microcoulomb,
तो नेट और ये वाला जो डिस्टेंस है दो चार्ज क्या बेटा? सर दो चार्ज Q3 हो गए ना। कौन से दो दे दिए? Q1, अच्छा हाँ Q2 सॉरी। ये वाला जो डिस्टेंस है R1, ये सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने, कुछ ले लूँ मैं यहाँ पे, इट इज 6 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हो गया सपोज R2 इज इक्वल टू 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हो गया सपोज 12 मीटर। ऐसा रैंडमली मैंने लिख दिया, मतलब ये नहीं ये सब कहाँ से लिख दिए, मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल अगर आपको लिखना है सभी चार्जेस के कारण, तो कौन सा सम करना है, स्केलर सम की वेक्टर सम करना है? कौन सा सम करना है यहाँ पे, स्केलर सम या वेक्टर सम? हाँ स्केलर सर। हाँ, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, चार्जेस। तो P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल आएगी इट इज Vp1 प्लस Vp2 प्लस Vp3, और Vp इज इक्वल्स टू KQ1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस KQ2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय R3। ये तरीका, ठीक है, टोटल पोटेंशियल निकालने का। स्केलर सम करना है, जबकि फील्ड में स्केलर सम नहीं होता बेटा, फील्ड में वेक्टर सम होता है। यहाँ पे स्केलर सम इसलिए बहुत आसान है, ये स्केलर सम करना है, सीधे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन नहीं लिया, नहीं तो दो बार माइनस ले लेना, आपको ऐसे ही लिखना है। लेकिन जब वैल्यू पुट करना है के, Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 6 मीटर प्लस K इंटू के सब में है तो बाहर भी निकाल सकते हो, इंटू 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 मीटर प्लस K। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इट इज -4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 12 मीटर। K की वैल्यू कॉमन निकाल दो या फिर सब में मल्टीप्लाई कर दो, सबको जैसा ऐड करते हो वैसा ऐड कर दो, मतलब ये दो ऐड होंगे उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो ये कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। और नेट पोटेंशियल निकालना तो सबका सम करना है, स्केलर सम करना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? जबकि फील्ड निकालना था तो कौन सा सम करना है, वेक्टर सम। फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, फील्ड में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन में भी नेगेटिव पॉजिटिव। पोटेंशियल में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, फील्ड में डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन में भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपकी चॉइस है ना कि किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किस डायरेक्शन को माइनस लेना है, ये आपकी चॉइस होती है उसमें। लेकिन पोटेंशियल में चॉइस नहीं है ऐसी। प्लस चार्ज है उसका, उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगी वो पॉजिटिव वाली होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगी वो कैसी वाली होगी, नेगेटिव वाली होगी, ठीक है ना? यहाँ पे प्लस माइनस होगा, फील्ड में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर होगी बात कि नहीं? अरे समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, सर कुछ तो बोलो। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, हाँ, से रिलेटेड। पेज नंबर 8 अभी ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, फाइंड V एंड E एट E। एंड सिचुएशन इस तरह से दी है यहाँ पे,
यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने, एंड बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड। Q1 is 20 microcoulomb, Q2 is also 20 microcoulomb। ये है A, this point is B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, और जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, P is मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल भी निकालनी है और फील्ड भी निकालनी है, बात समझ गए कि नहीं? ये P पॉइंट है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी निकालनी है और फील्ड भी निकालनी। P क्या है? मिड पॉइंट है। कैसे निकालोगे अभी? P पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो इट इज Vp1 प्लस Vp2, वैल्यू पुट कर दो KQ1 अपॉन R1, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा R1 और ये वाला डिस्टेंस हो गया R2, प्लस इट इज KQ2 डिवाइडेड बाय R2, समझ गए? और फिर आप K को चाहो तो बाहर निकाल लो, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, और अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें तो Vp विल बी, डायरेक्ट लिख दो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये है 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर प्लस 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 2 इंटू 20 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर, है ना? सारा डेटा एसआई सिस्टम पे है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6। So potential at P will be, कितना हो गया ये? 360 into 10 to the power 3 वोल्ट, है ना? दिस इज द पोटेंशियल। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज 3.6 10 to the power 5 वोल्ट। व्हाट अबाउट द फील्ड? नेट फील्ड एट P, तो नेट फील्ड एट P मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। पोटेंशियल में स्केलर सम है और फील्ड में वेक्टर सम है, तो फील्ड अगर देखोगे तो इसके कारण जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी E1, और इसके कारण फील्ड इधर आएगी, दैट इज E2। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, तो P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड का आप डिफरेंस ले लोगे सीधा सीधा। ये कब करते हैं अपन? अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री का एंगल है तो डायरेक्ट क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना? और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 is equals to magnitude of E2 and that is equals to K mod Q divided by R square, बराबर है ना? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण यहाँ पे फील्ड 0 है बट पोटेंशियल 0 नहीं है, समझ गए? तो किसी जगह पर फील्ड 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल भी 0 होगी। फील्ड 0 है, पोटेंशियल में भी नॉन 0, ठीक है ना? वो कंक्लूजन में लिखूंगा अभी इसके बाद में। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो? यस अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 20 की जगह ये 40 माइक्रोकूलम कर देता तो क्या होता भाई? तो सोचो जरा, यहीं पे इसी पॉइंट पे 0 नहीं आता, तो फिर फील्ड भी 0 नहीं आती और पोटेंशियल भी 0 नहीं होती, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लिए ना इस पेज का? यस सर। हाँ, पेज नंबर 9। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज करता हूँ, ये जो प्लस था इसको मैं माइनस चार्ज ले लिया, बाकी कोई नहीं चेंज नहीं। अब कहाँ पे चेंज आएगा बेटा बताओ जरा? पोटेंशियल में यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज माइनस, और माइनस होने के कारण फिर इतनी पंचायत की जरूरत ही नहीं बचेगी। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल का?
plus of minus 20 microcoulomb divided by 1 meter and the answer will be 0। ठीक है ना। लेकिन फील्ड जीरो हो रही है क्या यहाँ पे? फील्ड जीरो होगी क्या? कितने डिग्री का एंगल बनेगा और किस डायरेक्शन पे आएगा अभी? क्या फील्ड जीरो होगी? अब इसी डायरेक्शन में फील्ड आ जाएगी E2 और एंगल कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। नेट फील्ड जीरो मिल रही है अब यहाँ पे। EP is equals to E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। सो EP का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर E1 मैग्नीट्यूड प्लस E2 मैग्नीट्यूड। ये तभी करते हो आप जब थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। सीधा सीधा सीखे हम लोगों ने, समझ गए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए सीधे सीधे ऐड कर दोगे। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे ऐड करने पे? ये सीधा सीधा ऐड करोगे कितना आ जाएगा ये? इट इज 2k³ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 2 into 9 into 10 to the power 9 into 20 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 1 मीटर का होल स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करने 360 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल जीरो हुई लेकिन फील्ड जीरो नहीं हुई, है ना। पोटेंशियल जीरो हुई लेकिन फील्ड जीरो नहीं हुई। बात समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। अब अगर मान लो किसी एक का मैग्नीट्यूड इसको मैं 40 कर दूं तो पोटेंशियल भी जीरो नहीं है और फील्ड भी जीरो नहीं है। तो ये जो दो एग्जांपल हम लोगों ने देखे, ये पेज नंबर 10 है, 10 है ना ये? हाँ, तो ये जो दो एग्जांपल हमने किए या अभी जो डिस्कशन किए, तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि स्पेस में सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर अगर फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो। पोटेंशियल जीरो है तो जरूरी नहीं है कि फील्ड जीरो हो। फील्ड भी नॉन जीरो हो सकती, पोटेंशियल भी नॉन जीरो हो सकती है, या कोई एक जीरो हो सकती, दूसरी नॉन जीरो हो सकती है। समझ गए? चारों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हेलो सर, अगर वही अपन ग्रेविटेशन की बात करें तो अगर पोटेंशियल जीरो रहा तो फील्ड भी जीरो रहेंगी ना? हाँ, ग्रेविटेशन में क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ पे दो टाइप के चार्ज हैं, प्लस और माइनस। ग्रेविटेशन में सिर्फ मास है और वो अट्रैक्टिव है, तो चलो हम उसको माइनस साइन ले ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, थोड़ी देर के लिए माइनस साइन ले लिया हमने। तो ग्रेविटेशन में चलो इस तरह से समझ ले तो कि ये एक बॉल है मान ले, और इसी के बिल्कुल आइडेंटिकल एक और बॉल अगर हम ले लें, ठीक है, एक और आइडेंटिकल बॉल या फिर सेम मास की ये दो बॉडी हो गई, डस्टर एंड बॉल। अब बीच में फील्ड जीरो हो जाएगी बट पोटेंशियल जीरो होगी क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। फील्ड जीरो, क्योंकि इसकी फील्ड इसी की तरफ आएगी, डस्टर की फील्ड इसकी तरफ आएगी, लेकिन पोटेंशियल तो ऐड हो जाएंगी ना दोनों की, बट नेगेटिव रहेंगी बट ऐड तो होंगी ना। हाँ सर। समझ गए? तो ग्रेविटेशन में किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो हो सकती, बट जरूरी नहीं कि वहीं वहां पे पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है? हेलो। यस सर। यहाँ पे अब हम एक कंक्लूजन लिखने वाले, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक कंक्लूजन लिखने वाले हैं यहाँ पे, ले लिए? हेलो। कंक्लूजन क्या आ रहा है अभी, पेज नंबर 10। आप चाहो तो नोट पे लिख लो। ड्यू टू
system of charges, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये कोई पॉइंट P है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट P. First, if V is 0, then it is not necessary E is 0. दूसरा पॉइंट, if E is 0, then it is not necessary V is 0. Third point, if E is 0, then it may be V0. Fourth point, if V is 0, then it may be E is 0. If E is non-zero, then it may be non-zero. समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये सब सर ये कंक्लूजन है। तो भाई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर E 0 है तो वहां पे V 0 होगा, या फिर V 0 है तो वहां पे E 0 होगा। ठीक है, ये ऐसा कोई कंक्लूजन रिमार्क नहीं है, आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा वहां पे। समझ गए ना? मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है। एक को देख के दूसरे को डायरेक्ट नहीं बता सकते हम सीधे सीधे, ठीक है, कैलकुलेशन करके ही बता सकते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? पेज नंबर 11 देखो, अभी एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अभी यहाँ पे। इसके ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टेक्स पे हमने 3 इक्वल चार्ज रख दिए, प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ठीक है। और ये है सेंट्रॉइड बेटा इसका, दिस इज द सेंट्रॉइड G. This vertex is A, this vertex is B, this vertex is C. G is centroid. ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो cos 30 √3/2 base is A/2 upon R. This implies R is equals to A/√3. तो ये ध्यान रखो भाई आप लोग, ये बार बार यूज होते तो ये पैरामीटर्स आपको सीधे सीधे कैलकुलेट करते बनने चाहिए। चलो अभी मुझे बताओ, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट G? G पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड G, यस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर आएगी फील्ड EA, इसके कारण इस साइड पे आएगी दैट इज EB, और ये वाले चार्ज के कारण इस साइड पे जाएंगे। और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम नेट फील्ड की बात करें यहाँ पे तो EGA वेक्टर, EGB वेक्टर प्लस EGC वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम कितना होगा? 0। क्या पोटेंशियल भी 0 होगी? पोटेंशियल एट G दैट इज VGA प्लस VGB प्लस VGC, तो इट इज K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R प्लस K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R, इट इज 3K
Q डिवाइडेड बाय R, पोटेंशियल इज नॉट इक्वल्स टू 0 और आप K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A बाय रूट 3, so it is 3 root 3 K capital Q divided by A is the net potential. It is not 0 but field is 0 here again. समझ गए ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, समझ गए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम टाइम पे जीरो तभी होंगे ना जब फील्ड ही प्रेजेंट ना हो, और कोई तरीका नहीं है ना उनको जीरो करने का सेम टाइम पे। वहां पे फील्ड जीरो है और कोई सोर्स चार्ज भी नहीं रखे हैं, तभी वहां पे फील्ड जीरो है, और कुछ भी नहीं है तो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो है। लेकिन कोई चार्ज है तो फिर आप देखकर ही बता पाओगे, है ना? समझ गए कि नहीं? हाँ ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करता हूँ। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे मैंने मॉडिफिकेशन किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, ये जो प्लस चार्ज था इसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब थोड़ा सोचो जरा, अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो क्या अभी भी ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि बदल जाएगा कुछ? क्या फील्ड जीरो रहेगी? नो सर। नहीं, ये जो नीचे की तरफ आ रही थी EA, ये बेटा ऊपर की तरफ आ गई यहाँ पे, दैट इज EA। बराबर है? आया ना? बराबर है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करेंगे अपन, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। और पोटेंशियल में ये वाला जो टर्म है ए वाला, इट इज K माइनस Q, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं है तो हमको ऐसे ही लेना पड़ेगा। और इसके कारण ये सॉल्व करने पे किसके बराबर बच रहा है? देखो ये टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द पोटेंशियल विल बी KQ डिवाइडेड बाय R। मतलब सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होती है उतनी बच रही है। क्यों बच रही भाई? इसके कारण जो गड्ढा क्रिएट हुआ यहाँ पे, और इसके कारण जो यहाँ पे ऊपर लंब बना, दोनों ने क्या कर दिया? एक दूसरे को भर दिया, तो एक का ही बचा अब यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। है ना? क्या बोला मैंने कि इसके कारण जो गड्ढा यहाँ पे बना और इसके कारण जो लंब बना, दोनों ने एक दूसरे को भर दिया, बस इसके कारण बस बच रहा है यहाँ पे। या इसने और इसने एक दूसरे के पोटेंशियल को, इफेक्ट को खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके कारण अकेली पोटेंशियल बच रही है। इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन ऐसे करना आपको। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? जल्दी बताओ। क्लियर हो गया। अब फील्ड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फील्ड के कैलकुलेशन आते हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। फील्ड का कैलकुलेशन बताता हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? पेज नंबर 13, इस पॉइंट पे जो फील्ड आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। G पॉइंट है, यहाँ पे हो गया EC, यहाँ पे हो गया EB। कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे? 120। और एक ये हो गया, दैट इज EA। और तीनों, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर ही आ जाएगा। तो ये भी E है, ये भी E है और ये भी E है। तो मुझे ये बताओ, मैंने डायरेक्ट तुम लोगों को सिखाया है कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ये दो वेक्टर है विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, 180 डिग्री के एंगल पे हैं, रिजल्टेंट कितना होता भाई? 90 डिग्री। अरे रिजल्टेंट क्या? जीरो। 0। अगर बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, 0 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट कितना बनता है? डबल हो जाता है। अगर 90 डिग्री का एंगल है, रिजल्टेंट कितना बनता है? अंडर 2a रूट टू मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 डिग्री का एंगल है, रूट थ्री। 120 डिग्री का एंगल है, रूट थ्री टाइम्स मैग्नीट्यूड, मतलब सेम है ना, बीच में से आया ना? यस सर। हाँ, तो नेट फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे डायरेक्ट बता दो। अगर मैं नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं यहाँ पे G पॉइंट पे, इसका मैग्नीट्यूड, तो E इसका और ये दोनों का E मिलके कितना हो गया? 2E। तो 2 into K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
2 इंटू कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड, और R की वैल्यू ये है यहाँ पर A by root 3, so it is 3 to the 6 6KQ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अब नेट फील्ड है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भाई आपको आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट, तो जल्दी से ले लिए। हेलो, यस सर। समझ गए इसको कि डाउट है कुछ? सर इसका ये यूनिट वेक्टर कसे आएगा? लास्ट वाला बताना। क्या बेटा? यूनिट वेक्टर उसकी जरूरत नहीं ना यूनिट वेक्टर की, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर की तरफ बता दिया। मतलब इसका जो डायरेक्शन आ रहा है ना वो BC के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, टुवर्ड्स ए। हाँ हर्ष बोल, क्या बोल रहा बेटा तू? हर्ष सर 120 का रिजल्टेंट तो बस ये आता था ना, यानी सिंगल है ना, कुछ हाँ आता नहीं। वही तो है ना, देख E और E दोनों 120 डिग्री के एंगल पे, तो उसका रिजल्टेंट E बनेगा ना एक और। यस सर, तो सर 2E क्यों लिखे? हाँ तो अभी देख आगे, एक E किसके कारण है? एक 3 वेक्टर है ना यहाँ पे, ये 2 का रिजल्टेंट एक E बनेगा, और ये भी तो अपनी फील्ड अपनी तरफ खींच बना रहा है ना। हाँ ओके सर, थैंक। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो A के कारण का है, और ये वाला जो E बना ये B और C का रिजल्टेंट बना। तो यहाँ पे जो 2 E हैं ये किसके कारण आए? B एंड C के आए, और ये वाला E एक किसका हो गया? A का हो गया। इसलिए 2 E एक ही डायरेक्शन पे आ गए, ठीक है ना। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कोई डाउट भाई? हेलो, कोई डाउट है?